Yes everyone, now let's continue the chapter 8 of science, force and pressure. ठीक है, लास्ट क्लास में हमने कहां तक कवर कर लिया था कि एक जो फोर्स होता है वो किस तरीके से किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप चेंज कर सकता है, उसकी मोशन चेंज कर सकता है। ठीक है, एक जो फोर्स होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के अगर सेम डायरेक्शन में लगा तो उसमें फोर्स एक एक्यूमुलेटेड हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर वही जो फोर्स है अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो क्या कर जाती है, वो चीज एक जगह पे स्टैटिक हो जाती है। ठीक है, कल ऐसी कुछ बातें हमने पढ़ी थी। जरा आज कंटिन्यू करते हैं किस टॉपिक से बेटा, कॉन्टेक्ट एंड नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। ठीक है, कॉन्टेक्ट फोर्स का मतलब क्या होता है, एक ऐसा फोर्स जो कब अप्लाई होता है, जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आती है। ठीक है, फोर्स एक्सर्ट व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स कम इनटू कॉन्टेक्ट, यानी कि यहाँ पे फोर्स उस केस में अप्लाई हो रहा है जब दो चीजें एक दूसरे कॉन्टेक्ट में आ रही हैं, तो उसको क्या कहते हैं, कॉन्टेक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टेक्ट जस्ट उसका ऑपोजिट, कि जब एक फोर्स जो है इस तरह से एक्सर्ट हो रहा है कि कोई भी दो चीजें एक दूसरे कांटेक्ट में नहीं आ रही, यानी कि बिना चीजों के कांटेक्ट में आए हुए भी फोर्स एक्सर्ट होता है, तो उसको क्या कहते हैं, नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो जरा देखो एक बार, कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, ये हो गया कांटेक्ट, ये क्या हो गया, नॉन कांटेक्ट। यहाँ पे चीजें एक दूसरे कांटेक्ट में आती है, यहाँ पर नहीं आती। यहाँ पे फोर्स एक्सर्ट होता है और यहाँ पर भी फोर्स एक्सर्ट होता है। ठीक है, समझ आ रहा है बेटा। ठीक है, मतलब कांटेक्ट नॉन कांटेक्ट फोर्स में दोनों डिफरेंस क्या है कि चीजें यहाँ पे कांटेक्ट में आती है, यहाँ पे कांटेक्ट में नहीं आती। फोर्स यहाँ पर भी एक्सर्ट होता है, फोर्स यहाँ पर भी एक्सर्ट होता है। अब इनको जरा समझने के लिए इनके टाइप्स जरा पढ़ लेते तो ज्यादा क्लियरिटी होगी। ठीक है, देखो जरा, पहले कांटेक्ट फोर्स की बात करें तो इसमें क्या आता है, मतलब पहला आता है मस्कुलर फोर्स। क्या आता है, मस्कुलर फोर्स। ठीक है, अब जरा मस्कुलर फोर्स की हम बात करें तो बेटा मस्कुलर फोर्स क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स द एक्शन ऑफ मसल्स। इट इन्वॉल्व्स द एक्शन ऑफ मसल्स। कि मस्कुलर फोर्स ऐसा फोर्स होता है जो किस वजह से अप्लाई होता है, मसल्स के एक्शन की वजह से, मसल्स की एक्शन की वजह से। यानी कि एक मसल का कुछ एक्शन अप्लाई हो रहा है जिसकी वजह से कुछ फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, जिसकी वजह से कुछ फोर्स एक्सर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे ये हमने टाइप किसका पढ़ रहे हैं, कॉन्टेक्ट फोर्स का। यानी कि जो ऑब्जेक्ट वो अभी फिलहाल किसके कांटेक्ट में आ रहा है, एक मसल के। किसके कांटेक्ट में आ रहा है, मसल के। तो जो फोर्स अप्लाई हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है, मसल्स की वजह से। तो वो फोर्स क्या होगा, मस्कुलर फोर्स। क्या होगा वो, मस्कुलर फोर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, देखो अब जैसे मस्कुलर फोर्स का एग्जांपल पढ़ लेते हैं। मस्कुलर फोर्स, ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा, ये मस्कुलर फोर्स। ठीक है, मस्कुलर फोर्स में एग्जांपल क्या आ जाएगा, मस्कुलर फोर्स में जैसे हमने देखा है ना, जैसे जो बैल वगैरह रहती है, खेत वगैरह में क्या करते हैं वो लोग, चलाते हैं ना उसको, हल वगैरह चलाते हैं। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, यानी कि वो जो हल चल रहा है वो किसकी वजह से चल रहा है, वो जो बैल के जो मसल का जो फोर्स लग रहा है, उनके जो मसल्स का फोर्स लग रहा है। अगर हमने जो देखा, जैसे डोंकी वगैरह रहते हैं, घोड़े वगैरह रहते हैं, ये लोग बहुत सारा सामान लोड करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। तो उस सामान में बेटा फोर्स एक्सर्ट हो रहा है ना, तभी वो सामान एक जगह से दूसरी जगह मूव कर पा रही है। तो किस वजह से मूव कर पा रही है, क्योंकि जो हॉर्स है वो उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहा है, वो अपने मसल्स का यूज कर रहा है, उसके बाद ही जाकर क्या फोर्स एक्सर्ट हो रहा है और वो सामान एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहा है। तो किसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि उसमें उस घोड़े की मसल्स का यूज हो रहा है। समझ आया, तो उसको कौन सा फोर्स कहते हैं, मस्कुलर फोर्स। यहाँ पे यानी कि जहां पर मसल्स के थ्रू फोर्स एक्सर्ट हो रहा हो। क्लियर, नेक्स्ट आ जाओ, ये बेटा कौन सा फोर्स है, कॉन्टेक्ट फोर्स। क्योंकि इसमें वो ऑब्जेक्ट और जो मसल है दोनों क्या हो रहे हैं, दूसरे कॉन्टेक्ट में आ रहे हैं। क्लियर है, नेक्स्ट चीज क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स। क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स बेटा, फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स मतलब जो फ्रिक्शन अप्लाई होता है, जो फ्रिक्शन अप्लाई होता है। फ्रिक्शन क्या होता है, एक ऐसा फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट के अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होता है। एक ऐसा फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट के अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होता है। एक बार देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज एन अपोजिंग फोर्स दैट एक्ट्स बिटवीन अ सरफेस इन कांटेक्ट मूविंग विद द रिस्पेक्ट टू ईच अदर। ठीक है, कि यानी कि एक ऐसा फोर्स जो किसी भी एक मूविंग ऑब्जेक्ट और किसी सरफेस के बीच में जो फोर्स अप्लाई होता है उसको क्या कहते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स। क्या कहते हैं उसको, फ्रिक्शनल फोर्स। जैसे हमने फ्रिक्शन का नाम सुना है ना, कि जो हमारी लैंड है वो क्या करती है, फ्रिक्शन अप्लाई करती है। क्या करती है, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन फोर्स को एक्सर्ट करती है। जैसे हम चलते हैं तो जो हमारा पैर है और जो रोड है, जो हमारा पैर है और जो रोड की सरफेस, ये दोनों क्या एक दूसरे कॉन्टेक्ट में आ रही है ना, तो हम चल रहे हैं, हमारे एक एक स्टेप आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे किस वजह से, क्योंकि जो अर्थ है, जो लैंड, वो फ्रिक्शन फोर्स को एक्सर्ट करती है। ठीक है, ये सपोज करो जैसे अगर मैंने एक बॉल को वहां से अगर मैंने फेंका, तो बेटा एक टाइम ऐसा है कि बॉल आके एक जगह पे स्टॉप हो जाएगी, एक जगह पे स्टॉप हो जाएगी। जैसे जैसे उस बॉल की स्पीड डिक्रीज होती जाएगी, एक मोमेंट आएगा कि वो जो बॉल है रेस्ट पोजीशन पर
आ जाएगी। इसका मतलब क्या है, वो बॉल अपने आप तो रुक नहीं रही, इसका मतलब क्या है, उसके जस्ट अपोजिट में कोई ना कोई फोर्स जरूर एक्सर्ट हो रहा होगा, जिसकी वजह से बॉल क्या होगी, आगे नहीं गई, ये वहीं पे जाके स्टैटिक हो गई, वहीं पे जाके रुक गई, क्योंकि बिल्कुल उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स आ रहा है जो कि इसको रोक के खड़ा है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट और वो जो लैंड की सरफेस है, वो ऑब्जेक्ट और वो जो लैंड की सरफेस है, दोनों एक दूसरे कॉन्टेक्ट में है या नहीं है, है ऑब्वियस सी बात है। तो एक तो पहला टाइप आ जाएगा किसका, कॉन्टेक्ट फोर्स का टाइप आ गया कि दोनों एक दूसरे कॉन्टेक्ट में आ रहे हैं, जिस वजह से फोर्स एक्सर्ट हो रहा है। ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स मतलब जो फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के अपोजिट डायरेक्शन में लगे, ठीक है, उसको हमेशा अपोज करता है, उसको क्या कहते हैं, फ्रिक्शन फोर्स। क्लियर हुआ। नेक्स्ट चीज आज हमारे पास बेटा क्या, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ग्रेविटेशन फोर्स। दीज ऑल थ्री आर द पार्ट्स ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब अभी पढ़ा था ना नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, यानी कि ऐसा फोर्स जिसमें कॉन्टैक्ट तो नहीं होगा दो चीजों के बीच में, बट द फोर्स विल एक्सर्ट, फोर्स वहां पे एक्सर्ट जरूर होगा। ठीक है, तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में बच्चे पहला क्या था, मैग्नेटिक फोर्स। क्या आता है, तो मैग्नेटिक फोर्स की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है, फोर्स दैट एक्ट बिटवीन टू मैग्नेट्स और अ मैग्नेटिक मटेरियल। एक ऐसा फोर्स जो किसी दो मैग्नेट के बीच में या फिर किसी मैग्नेटिक मटेरियल के बीच में वर्क करे, उसको हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, जैसे अगर मैं मैग्नेटिक फोर्स की बात करूं, किसकी, मैग्नेटिक फोर्स की, तो बेटा मैग्नेटिक फोर्स में जैसे आपने वो देखा है, जैसे अगर सपोज करो हमारे पास एक मैग्नेट है, क्या एक मैग्नेट है, नीचे ढेर सारी कील है, यानी कि नेल्स है, लोहे की नीचे ढेर सारी कीलें पड़ी हुई है, तो अगर जिस डायरेक्शन, देखो कील रखी हुई ना, मैंने उस कील को हाथ से टच करा ना, उसको मैं किसी एयर के प्रेशर से हटा रही हूँ, ना किसी वाटर के प्रेशर से हटा रही हूँ, ठीक है, मतलब कुछ भी करके मैं उसको अपने हाथ से टच नहीं करी, मेरा उसके साथ कोई कॉन्टेक्ट नहीं हो रहा। ठीक है, तब भी वो जो कील है वो मूव कर रही है, किस वजह से, क्योंकि वो ऊपर से एक मैग्नेट लेके उसको कंट्रोल कर रही है, मतलब मैग्नेट से अट्रैक्ट करेगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, मेटल आइटम क्या होता है, मैग्नेट से अट्रैक्ट कर जाता है, आयरन से अट्रैक्ट कर रहा है वो, तो यानी कि मैं जिधर जिधर अपने मैग्नेट को ले जा रही हूँ, उधर उधर वो कील भी जाते जा रही है। अगर मैं इधर लेकर आऊंगी तो कील भी इधर आएगी, तो ऐसे किस वजह से हो रहा है, क्या उस कील पे हमने कोई दूसरा फोर्स एक्सर्ट करा, क्या हमने उसे हाथ से टच करा, क्या कोई वहां पे मस्कुलर फोर्स अप्लाई हो रही है, क्या कोई फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई हो रही है, नहीं, ना कोई मस्कुलर फोर्स, ना कोई फ्रिक्शनल फोर्स, वहां फोर्स अप्लाई हो रही है, मैग्नेटिक फोर्स। वो जो उसके अंदर मूवमेंट हो रही है किसकी वजह से हो रही है, उस मैग्नेट की वजह से। अगर वो मैग्नेट ना होता तो उसकी मूवमेंट भी ना होती, यानी कि वहां पे कांटेक्ट हुआ, क्या वो मैग्नेट उससे डायरेक्टली टच्ड है, कोई चीज के कांटेक्ट में आ रही है उस कील के, वो चीज उसके कांटेक्ट में नहीं आ रही, तब भी वो कील क्या कर रही है, मूव कर रही है, तभी वो कील क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो किस वजह से मूव कर रही है, क्योंकि उसमें मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट हुआ है, सो फोर्स लग रहा है लेकिन वो कांटेक्ट में नहीं है, वो फोर्स अप्लाई तो हो रहा है मगर वो कांटेक्ट में नहीं है। तो पहली चीज से क्या हो गया, नॉन कांटेक्ट फोर्स, और क्या, मैग्नेटिक फोर्स, क्या हो गया वो, मैग्नेटिक फोर्स, कि वहां पे जो बेटा वो जो कील मूव कर रही है, जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, इट इज थ्रू अ मैग्नेट, इट इज थ्रू अ मैग्नेट। ठीक है, और ये जो मैग्नेट है ये चीजों को अट्रैक्ट करने का भी काम करता है, चीजों को रिपेल करने का भी काम करता है, यानी कि इसके थ्रू कीलों को अट्रैक्ट भी कर सकता है, लेकिन अगर सिमिलरली मैं उसी मैग्नेट के सामने एक और मैग्नेट ले आऊं, एक दूसरे से रिपेल भी करेगा। देखा है ना, आप कभी भी दो चुंबक को एक साथ नहीं चिपका सकते, क्योंकि इधर से मैग्नेटिक फोर्स, इधर से मैग्नेटिक फोर्स, एक मैग्नेटिक फोर्स के लिए सामने एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए तभी तो अट्रैक्ट करेगा। अगर आप इधर से मैग्नेटिक फोर्स ले, इधर से मैग्नेटिक फोर्स ले, तो क्या चीजें कभी आपस में ज्वाइन होगी। कल आपको जो सेम चीज मैंने बताई थी, टग ऑफ वॉर जो गेम होता है, जिसमें रस्सी पकड़ के दो टीमें अलग अलग डायरेक्शन में होती है, एक इधर से खींच रही है, इधर से खींच रही है, एक टाइम पे आती है कि रस्सी बिल्कुल रुक जाती है, एक जगह पे स्टैटिक हो जाती है। सेम चीज यहाँ भी है, दोनों साइड से फोर्स अप्लाई हो रहा है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन, सेम वही है कि यहाँ एक मैग्नेट यहाँ रख दिया, एक मैग्नेट यहाँ, वो कभी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे नहीं, क्योंकि फोर्स क्या है, दोनों अलग अलग डायरेक्शन से आ रहा है, तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे। ठीक है, तो जो मैग्नेट है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने का भी काम करता है और क्या करता है, रिपेल करने का भी काम करता है। समझ आया, क्लियर हुआ ना। अगर नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नेक्स्ट क्या है, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक चार्जेस, इट कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, इट कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। सेम हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज, इसके एग्जांपल बताओ जरा। ठीक है, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में क्या बोला है, दिस फोर्स एक्सर्ट ड्यू टू इलेक्ट्रिक चार्जेस, ये जो फोर्स होता है ये किसके थ्रू एक्सर्ट होता है, कुछ इलेक्ट्रिक चार्ज, ना यहाँ हाथ का इस्तेमाल हो रहा है ना मसल्स का, कुछ नहीं। ठीक है,
तो अगर जब कोई चीज कांटेक्ट में नहीं आ रही तो क्लियर है ये चीज कि ये किसका टाइप होगा, नॉन कांटेक्ट फोर्स किसका होगा, नॉन कांटेक्ट। अब जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज, जैसे आपको इससे पहले लास्ट वीक चैप्टर समझाया था उसमें हमने इसे पढ़ा था ना कि जैसे किसी भी हम स्केल को अगर शाइनी सरफेस पे रफ करें, शाइनी सरफेस सॉरी रफ करें तो क्या करता है, थोड़ी देर बाद उसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्जेस को गेन कर लेता है। जैसे कि अगर स्केल को मैं अपने अगर सर पे रब करूं, सर पे ऑयल है, हमारे बालों में ऑयल है, अगर मैंने यहाँ पे कोई स्केल को रब करा तो स्केल रब करते 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 उसने क्या करा, उस शाइनी सरफेस पे कुछ चार्जेस गेन कर लिया। और जैसे भी मैं उसको कुछ कागज के टुकड़े की तरह से ऐसे घुमाऊंगी तो कागज के टुकड़े क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। अगर मैं जैसे जैसे उसको घुमाऊंगी कागज के टुकड़े भी, कागज के जो पीसेज है वो भी इसके साथ आगे क्या करेंगे, मूव करेंगे, क्योंकि उसने क्या कर लिया, स्केल ने भी क्या कर लिया, रब करने की वजह से उसने कुछ इलेक्ट्रिक चार्जेस गेन कर लिया। तो वो इलेक्ट्रिक चार्ज गेन किसने करा, स्केल ने। स्केल ने चार्ज गेन करा और अब वो फोर्स किस पे एक्सर्ट कर रहा है, पीस ऑफ पेपर पे। किस पे एक्सर्ट कर रहा है, पीस ऑफ पेपर पे, ठीक है। तो पीस ऑफ पेपर उसकी वजह से उस पे अट्रैक्ट हो रहे हैं, कभी आगे की तरफ मूव करे कभी इधर की तरफ। तो क्या वो जो मूव कर रहे हैं वो डायरेक्ट उसके टच में आ रहा है, क्या स्केल ने उसको ऐसे करके हिला रहे हैं, नहीं। वो क्या हो रहा है, जो स्केल को रैप करने की वजह से जिसमें इलेक्ट्रिक चार्जेस गेन हुए थे वो जो फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं उसकी वजह से पीस ऑफ पेपर में मूवमेंट हो रही है। तो उस चीज को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस, सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्या बोलेंगे उसे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसे हमने देखा है ना, क्या चीज, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जैसे कि क्या, जैसे मान के चलो कोई स्केल रहता है तो जब क्या कर लेता है, बहुत ज्यादा चार्जेस गेन कर लेता है तो कुछ पीस ऑफ पेपर को क्या कर लेता है, अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, यानी कि जिधर वो मूव करता है उधर वो पीस ऑफ पेपर भी मूव करते रहता है। क्लियर है। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा, नेक्स्ट क्या हमारे पास, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब ग्रेविटी। तो ग्रेविटी मतलब एक ऐसा फोर्स जो कि हमारा कौन एक्सर्ट करता है, अर्थ, जो कि कौन एक्सर्ट करता है, it is a kind of attractive force that comes into play of course of the mass of the body। ठीक है, कि ये जो हमारा कौन सा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ये फोर्स बेसिकली कौन एक्सर्ट करता है, अर्थ, यानी कि ये फोर्स अर्थ के थ्रू लगाया जाता है। यानी कि इसका मतलब है कि अर्थ के पास एक ऐसी फोर्स होती है जिसकी वजह से वो हर चीज को, दुनिया की हर चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखता है, दुनिया की हर चीज को क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखता है। यानी कि अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स ना होना तो जब धरती पे इतनी सारी चीजें टिकी हुई जगह पे टिकी ना हो, वो क्या हो, एक जगह पे टिकी ना हो, टिकेंगे ही नहीं, क्योंकि जब तक कोई भी चीज आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करके नहीं रखेगा क्या आप उसके पास कभी रुकोगे, ऑब्वियसली बात है, अगर उधर अट्रैक्शन पावर नहीं तो आप वहां से मूव ऑन कर जाओगे। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब एक ऐसा फोर्स जो कि अर्थ के थ्रू एक्सर्ट होता है, और ये बेसिकली किस चीज पे होता है, उन चीजों पे, जिन चीजों उन बॉडीज पे जिनका कुछ मास होता है, जिनका कुछ ना कुछ मास होता है। अब जो चीज बिल्कुल हल्की है, जो चीज बिल्कुल हल्की मतलब जिसका कोई वेट ही नहीं है, जैसे अर्थ क्या एयर को अपने आप अट्रैक्ट करके रख सकती है, एयर कभी रुकती है, आप बताओ, गैस कभी रुकती है, नहीं, क्योंकि एयर और जो गैस है दोनों गैसेस फॉर्म में है, इनको कभी जो अर्थ को कंट्रोल करके रख ही नहीं सकता, अपनी तरफ अट्रैक्ट करके नहीं रख सकता, क्योंकि उनका कोई वेट है ही नहीं। तो जो अर्थ है बेसिकली उन ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखता है, या उन्हीं ऑब्जेक्ट्स को अपना फोर्स अप्लाई करता है जिनका कुछ मास होता है, जिनका कुछ मास होता है। ठीक है, जिन बॉडीज का किस चीज का मास होता है, जिनमें भरी ही चीजें भरी हैं, इतनी सारी चीजें, ह्यूमन बींग्स, एनिमल, बर्ड्स, कितनी सारी चीजें, सब पे क्या है, मास है ना, तो ये सारी अर्थ क्या करती है, इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखती है। समझ आया, तो वो चीज क्या हो गई बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स। समझ आया। अब आगे देखो जरा, अगला टॉपिक हमारे पास क्या है, प्रेशर। क्या है, प्रेशर। तो प्रेशर का मतलब होता है कि किसी पर यूनिट एरिया पे जो हमारा फोर्स लग रहा है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर एरिया पे जो भी फोर्स अप्लाइड होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रेशर। द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। ठीक है, जरा प्रेशर के बारे में एक बार देख लो, प्रेशर की डेफिनेशन क्या बताइए आपको, द फोर्स एक्टिंग, the force acting per unit area। ठीक है, क्योंकि सिर्फ पर यूनिट एरिया में जो भी फोर्स एक्ट करता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रेशर। क्या कहते हैं उसको, प्रेशर। प्रेशर की ऐसा यूनिट में तो क्या होती है, पास्कल। क्या होती है, पास्कल। ठीक है, तो ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल, जिसका हम और भी क्या कह सकते हैं, देखो फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होती है, न्यूटन। क्या होती है, न्यूटन। एरिया की क्या होती है, मीटर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, एन मीटर स्क्वायर। ठीक है,
न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये भी ऐसा यूनिट हो सकती है, ठीक है। लेकिन जनरली हम क्या कहते हैं, पास्कल, क्या कहते हैं, पास्कल। उसके बाद देखो हमारे पास चीज क्या है बेटा, स्मॉलर द एरिया लार्जर द प्रेशर, स्मॉलर द एरिया लार्जर द प्रेशर। अब जो मेन कॉन्सेप्ट इस चीज में समझने का है प्रेशर में, वो क्या चीज है कि बेटा जितना ज्यादा एरिया होगा उतना कम प्रेशर लगता है, और जितना कम एरिया होगा उतना ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट होता है। मेरे इस चीज को देखो क्या समझा रही हूँ, देखना कि एरिया हमारा अगर ज्यादा होगा तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा, और अगर एरिया कम होगा तो प्रेशर क्या होगा बेटा, प्रेशर होगा ज्यादा। अब ये चीज हम किस बेसिस पे कह रहे हैं, जरा फॉर्मूला बताओ एक बार। फॉर्मूला हमारे पास प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन में एरिया, फोर्स अपॉन में एरिया, कि उस पर्टिकुलर एरिया में फोर्स कितना लगा और वो एरिया कितना था, फोर्स कितना लगा और वो एरिया कितना था, ठीक है। इतना पास्कल, इतना पास्कल, ठीक है। प्रेशर सही तो लिखा है, फोर्स अपॉन में, अच्छा अच्छा, ये दोनों चीजें मैंने नीचे कर दी ना, ठीक है। देखो अब जरा यहाँ पे देखो, जो हमारा प्रेशर है वो क्या हो रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, फोर्स के, लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एरिया के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, एरिया के। एरिया जस्ट उसके सामने लिखा, उसके नीचे लिखा है, इसका मतलब वो चीज उससे क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि अगर प्रेशर ज्यादा होगा तो एरिया कम, प्रेशर कम तो एरिया ज्यादा। अब इस चीज का जरा एग्जांपल लेते हैं। पहला वाला क्या था हमारे पास, एरिया ज्यादा प्रेशर कम लगेगा, एरिया ज्यादा प्रेशर कम लगेगा। बेटा जिस तरीके से जो हमारे ब्रिजेस होते हैं, क्या होते हैं, ब्रिजेस होते हैं, ठीक है। ब्रिजेस को आपने देखा हमसे चौड़े होते हैं, हम इससे वाइडर होते हैं ज्यादा। क्यों वाइडर होते हैं, ताकि वो चीजें ज्यादा लोड को कैरी कर सके, यानी उस पर अगर ज्यादा प्रेशर है, ज्यादा लोड आ जाए तब भी उस चीज को हैंडल कर पाए। अगर वही चीज पतली होगी, अगर वही एरिया उनका कम होगा, मान लो वो जो हमारा ब्रिज है पतला सा है बिल्कुल, तो उतना ज्यादा प्रेशर हैंडल नहीं कर पाएगा। क्योंकि क्यों नहीं कर पा रहा, क्योंकि एरिया कम है और लोड उसके ऊपर कंटिन्यूसली आता ही जा रहा है, लोड काफी ज्यादा है तो उसको प्रेशर हैंडल नहीं कर पाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, टूट जाएगा। इसी वजह से जो ब्रिजेस वगैरह होते हैं इनको क्या थोड़ा वाइड बनाया जाता है, थोड़ा ब्रॉडर बनाया जाता है, ठीक है, कि ताकि एरिया ज्यादा हो तो उस पर प्रेशर क्या होगा, कम लगेगा। अब जितना ज्यादा एरिया होगा उस पर जो चीजें है बिखर के रहेंगी ना, सारी चीजें एक जगह पे एक्यूमुलेटेड नहीं रहेगा। जब एक जगह इकट्ठी कोई चीज नहीं है तो एक जगह पे एग्जैक्ट प्रेशर लग पाएगा नहीं, तो जितनी ब्रॉडर चीजें उस पर उतना ही प्रेशर कम। समझे, एक एग्जांपल है, एक दूसरा एग्जांपल आपको समझाती हूँ, जो डेली लाइफ में हम देखते हैं किस चीज का, हमारे स्कूल बैग्स का, ठीक है। स्कूल बैग्स के आपने स्ट्रैप्स देखे हैं, स्ट्रैप्स देखा ना, जिसको हम टांगते हैं, कैरी करते हैं, वो जो स्ट्रैप होता है देखो कितना चौड़ा होता है ना। कभी स्ट्रैप्स देखा है आपने कि वो बस धागे के बराबर हो, क्यों, वैसा भी तो हो सकता है, मजबूत धागा लगा दो तो मैं सिंगल धागा उससे भी तो कैरी कर सकते बच्चे, मजबूत धागे आते हैं ना, लेकिन क्यों नहीं कैरी करते, क्योंकि अगर बेटा वो जो स्ट्रैप है अगर उसका एरिया कम है, अगर उसका एरिया कम है, एरिया क्या है, कम है, तो उसमें जो प्रेशर होगा वो ज्यादा लगेगा, उसमें जो प्रेशर होगा वो ज्यादा लगेगा। अगर हमारी वो जो बैक की स्ट्रैप अगर बिल्कुल धागे के बराबर होगी ना, हम उसको कैरी करेंगे, हम कैरी तो कर लेंगे, लेकिन जो हमने बैग में जितना सामान रखा है उसका लोड वो हैंडल नहीं कर पाएगा, प्रेशर की वजह से वो चीज टूट जाएगी, प्रेशर की वजह से वो चीज क्या हो जाएगी, टूट जाएगी, क्योंकि एरिया कम है उससे प्रेशर ज्यादा एक्सर्ट हो रहा है, ठीक है। ड्यू टू विच जो बैक के स्ट्रैप्स होते हैं थोड़े चौड़े रहते हैं, वो थोड़े ब्रॉडर होते हैं, ठीक है, ताकि उनका एरिया जितना ज्यादा होगा उसमें प्रेशर उतना ही ज्यादा कम लगेगा, एरिया जितना ज्यादा प्रेशर उतना ही कम, ठीक है। इसीलिए चौड़े रखा जाए ताकि हमको ज्यादा दर्द फील ना हो, चाहे हम जितना भी उसमें लोड कैरी कर ले। क्लियर है, ये चीज तक किसका एग्जांपल, प्रेशर का, ठीक है। दोनों समझ आया कि जिसके इसमें एरिया ज्यादा होगा प्रेशर कम होगा, और एरिया कम तो प्रेशर ज्यादा, क्योंकि एरिया और प्रेशर एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। क्लियर है, इतना समझ आया, ठीक है। अगर नेक्स्ट टॉपिक बेटा देखिए हमारे पास क्या है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड एंड गैसेस, प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड एंड गैसेस, कि वो प्रेशर जो कौन, लिक्विड और गैसेस के थ्रू एक्सर्ट होता है, ठीक है। जरा ध्यान समझना, जैसे क्या चीज हमने क्या बोला, यहाँ पे क्या एक्सर्ट हो रहा है, प्रेशर, क्या एक्सर्ट हो रहा है, प्रेशर, यानी कि जो भी प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है किसी न किसी एक फिक्स्ड एरिया में लग रहा है, किसी न किसी एक पर यूनिट एरिया में प्रेशर अप्लाई हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो प्रेशर वो कौन है, किसके थ्रू अप्लाई हो रहा है, लिक्विड और गैसेस के थ्रू, किसके थ्रू अप्लाई हो रहा है, लिक्विड और गैसेस के थ्रू। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, जैसे एक बैलून है, एक क्या है, बैलून में गुब्बारा है, ठीक है, हम उसको ऐसे मुंह से उसमें हवा भर के उसको साइज इंक्रीज करते हैं, ठीक है, उसको हमने फुलाया गुब्बारे को, ठीक है। अगर उसी गुब्बारे को बेटा मैं उसको फिर उसके बाद उसको टाई नॉट कर देती हूँ, ठीक है, उसको बांध देती हूँ, अगर मैं उसको बांधू ना तो जो अंदर की सारी गैसें बाहर निकल जाएगी ना,
निकलती ही नहीं है। फिर मान के चलो अगर कोई बैलून है, अगर वो फटा हुआ है, कहीं पे उसमें छेद है, तो उसकी एयर देखो कितनी तेजी से उसमें पास होती है। किस वजह से? क्योंकि जो बैलून है उसके अंदर का जो वॉल है वो क्या करती है? कॉन्टिन्यूसली प्रेशर एक्सर्ट करती है। अभी तक तो पूरा बंद था, जैसे इसमें एक छेद हुआ, जैसे उसको बाहर निकलने की जगह मिली, अंदर से सब कुछ प्रेशर देता है कि जल्दी जल्दी यहां से एयर पास होती जाए। तो यानी कि उस जगह पे जो एयर पास हो रही है उसका प्रेशर कौन एक्सर्ट कर रहा है? कोई अपने हाथ से तो उस चीज को कर नहीं कर रहा ना। कोई इसमें जो गैसेस पास हो रही है वो अपने हाथ से तो कर नहीं रहा, तो कहां से हो रहा है? क्योंकि जो अंदर उसके गैसेस फिल हो, क्या कर रही है? इसको कॉन्टिन्यूसली प्रेशर एक्सर्ट कर रही है। कॉन्टिन्यूसली क्या कर रही है? प्रेशर एक्सर्ट कर रही है। जैसे मान के चलो बैलून है, ठीक है, बैलून है, तो बैलून मान लो इधर यहाँ पे छेद है, ठीक है, तो यहां से बेटा जो एयर का प्रेशर है काफी तेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? काफी तेज हो जाएगा, क्योंकि उस बैलून की जो अंदर की दीवार है, अंदर की जो वॉल है, उसमें कॉन्स्टेंटली प्रेशर लगी जा रही है, उस पर कॉन्स्टेंटली प्रेशर दे रही है, फटाफट जो गैसेस उसमें से पास हो, क्योंकि अब उनको जाने का रास्ता मिल गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था? यहाँ पे ये चीज बताने की कोशिश कर रहा है कि जो प्रेशर है वो गैसेस और लिक्विड दोनों के थ्रू एक्सर्ट हो सकता है। समझे? देखो अब यहाँ पे दूसरी चीज, जैसे अब किसका एक समझ लिया गैसेस का, लिक्विड का जरा एग्जांपल देख लो। जैसे मान लो सपोज करो क्या वाटर बॉटल है, क्या है? वाटर बॉटल है, ठीक है, एक हीरी वाटर बॉटल है हमारे पास, हीरी वाटर। इस वाटर बॉटल मैंने इस जगह पे छेद कर दिया और इस वाटर बॉटल मैंने इस जगह पे छेद कर दिया, ठीक है। तो बेटा इस वाटर बॉटल जब मैंने यहाँ पे छेद करा, पानी ऑटोमेटिकली बाहर जा रहा है ना, क्या हम उसको बाहर निकाल रहे? नहीं, जैसे वहां पे छेद हुआ वहां से क्या हो रहा है? वाटर कॉन्टिन्यूसली पास होते जा रहा है। जैसे जैसे वहां से वाटर पास होते जा रहा है, यानी कि वाटर जो पास हो रहा है किस रीजन की वजह से हो रहा है? क्योंकि अंदर जो इसके अंदर पूरा पानी है ना, वो क्या कर रहा है? कॉन्स्टेंटली प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। पूरा पानी भरा था, यहाँ तक पानी निकलता जाएगा और यहाँ पे आके स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि यहाँ के बाद इसमें कोई छेद था ही नहीं, कोई होल है ही नहीं। ठीक है, वही बात करो जैसे इस वाले डायग्राम की। ठीक, तो यहाँ पे होल हमने कहां पे करा है? यहाँ पे भी क्या होगा? प्रेशर एक्सर्ट होते जाएगा और उस कंटेनर से वाटर बाहर निकलता चला जाएगा। लेकिन डिफरेंस क्या है दोनों में? इस चीज का डिफरेंस है कि बेटा जितनी ज्यादा डेप्थ होगी, जितनी ज्यादा हमारी डेप्थ हमारी जितनी ज्यादा होगी, उस पर प्रेशर उतना ही ज्यादा लगेगा, उस पर प्रेशर उतना ही ज्यादा लगेगा। सॉरी, डेप्थ जितनी ज्यादा होगी, डेप्थ जितनी ज्यादा होगी, प्रेशर उस पर उतना ही ज्यादा एक्सर्ट होगा। इसे आप खुद करके देखना। इसे इस बोतल में मान लो यहाँ पे होल है ना, इसका पानी निकलेगा तो पानी तो दोनों ही केसेस में निकलेगा, लेकिन यहाँ जो पानी निकलने की स्पीड है काफी धीरे रहेगी, धीरे धीरे पानी निकलेगा। लेकिन जहां आपने जितनी गहराई में छेद करा होगा ना वाटर बॉटल के अंदर, जितने नीचे पे करा होगा ना, पानी उतनी तेजी से बाहर जाएगा। पहले स्टार्टिंग में धीरे धीरे धीरे, फिर लास्ट में आते तो खूब तेजी से पानी निकलने लग जाता है। देखा है ना? ऐसा किस वजह से? क्योंकि जितनी गहराई में जाते हैं ना लिक्विड जो है, उतना ही और ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करना स्टार्ट कर देती है। जितनी डेप्थ में जाओगे लिक्विड और तेजी से प्रेशर एक्सर्ट करना स्टार्ट कर देती है। समझ आया? बस ये चीज था इसमें। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा क्या है हमारे पास? नेक्स्ट है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब एटमॉस्फेयर का मतलब क्या? एटमॉस्फेरिक का मतलब एटमॉस्फेयर, तो एटमॉस्फेयर का मतलब इनडायरेक्टली क्या होता है? एयर। क्या होता है? एयर। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब एयर का प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब एयर का प्रेशर, कि जो प्रेशर एयर के थ्रू लग रहा है, जो प्रेशर एयर के थ्रू लग रहा है। देखो ये इससे हटके यहाँ तो लिक्विड की बात हो रही है, दूसरी बात किसकी हो रही है? गैसेस की। वो गैसेस जो हमने फिल करी है बैलून के अंदर, वो गैसेस जो हमने फिल करी बैलून के अंदर, यहाँ पे बैलून अपने आप तो फूला हुआ नहीं था ना, नहीं था, नहीं आता, हम उसको मुंह से ऐसे करते हैं, फिर आर्टिफिशियल जो गैसेस होती है उसके थ्रू हम उसको फुलाते हैं, है ना। तो वो गैसेस अलग है। यहाँ पे एटमॉस्फेयर मतलब जो हमारे इन्वायरमेंट में, जो हमारे एटमॉस्फेयर में एयर की एग्जिस्टेंस है, उससे किस तरह से प्रेशर एक्सर्ट होता है, वो चीज है इस टॉपिक में। तो दोनों सेपरेट, इनको कंबाइन मत करना। क्लियर है? देखो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब एयर का प्रेशर, जो एयर हमारे चारों तरफ है उसका प्रेशर। क्योंकि हमें पता है अर्थ में तो क्या है? एयर की प्रेजेंस है। अगर एयर की प्रेजेंस ना होता तो वैक्यूम हो जाता ना। ये तो यहाँ पे तो हर तरफ क्या है? एयर की प्रेजेंस है। तो अब एयर की प्रेजेंस बेटा किस तरह से प्रेशर एक्सर्ट करिए? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एयर का प्रेशर। ठीक है, जैसे किस तरीके से? जैसे मान के चलो आपने रबर शक्कर देखा होगा, जो रबर की शक्कर आती है, जिसको ऐसे करके क्या करते? फेंकते हैं ना उसको, मतलब जो निशाने लगाते हैं। नहीं नहीं नहीं, अरे जो गन में जो डाला जाता है ना उसमें, तो वो देखा आपने, जो रबड़ की बनी होती है शक्कर टाइप में, ठीक है, वो क्या करती है? जैसे हमने उसको दीवार पे फेंका तो वहीं पे जाकर टिक जाती है। एक तो दूसरी होती है बेटा जिसमें आगे कील लगी होती है, ठीक है,
वो वाली नहीं, एक जो दूसरी होती है रबड़ वाली, उसको हम जैसे फेंकते हैं ना, दीवार में जाकर चिपक जाती है। तो दीवार में चिपकती क्यों? अच्छा, ना उसमें कोई ग्लू लगा है, ना उसमें कोई स्टिकर लगा है कि वहां जाकर चिपक जाए, नहीं। तो चिपक किस वजह से रही है? क्योंकि वहां पे क्या है, क्योंकि उसने क्या, अभी यहां से जा रही थी ना, उसने जाते थे यहां से अपने अंदर पूरा एयर की प्रेजेंस को भर लिया, अपने अंदर पूरी एयर भर ली, यहां से जा रही स्पीड में एयर, यहां से जैसे वहां पे गई एयर के प्रेशर के साथ वहां पे चिपक गई। दूसरा एग्जांपल है, जैसे क्या, मान लो हमने स्ट्रॉ से कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी रहे हैं, ठीक है, तो जब तक बेटा हमने कोल्ड ड्रिंक पी, मुंह में ऐसे लगाया, हमने स्ट्रॉ पी रहे, ठीक है, लेकिन जब हम क्या करते हैं, अपना मुंह को हटा लेते हैं और उसी स्ट्रॉ को हमने क्या करा, हाथ से एक तरफ से बंद कर दिया, यानी कि इसको मुंह से हटा के एक तरफ से हमने हाथ से क्या कर दिया, स्ट्रॉ को इस तरह से बंद कर दिया। स्ट्रॉ को आप बंद करोगे ना, तो उसके अभी क्या था, उसके अंदर एयर की प्रेजेंस थी कि नहीं थी? थी ना, लेकिन जैसे हमने उसको ऐसे बंद कर लिया, अभी उसके अंदर एयर की एग्जिस्टेंस है, एयर की एग्जिस्टेंस है, ठीक है। जैसे मान के चलो, क्या चीज बोल रही हूँ आपको, जैसे मान के चलो ये ग्लास था, ये क्या था, ग्लास था, इस ग्लास के अंदर मान लो लिक्विड था, यहाँ पे क्या थी, स्ट्रॉ थी, क्या थी, एक स्ट्रॉ थी। अभी इस स्ट्रॉ को मैंने क्या कर लिया, इसे अपने हाथ से बंद कर दिया, अभी बेटा इसके अंदर क्या एयर की प्रेजेंस थी ना, मैंने ऊपर से बंद कर लिया। अब जब मैं स्ट्रॉ को ऐसे ग्लास से बाहर निकालूंगी ना, तो ये क्या करेगा, अपना इसने प्रेशर तो पहले से लगा दिया, क्योंकि मैंने ग्लास के अंदर ही था जब ये मैंने इसको बंद कर दिया, ठीक है। जब मैंने इसको बंद करा, तो इसने क्या करा, जो अंदर से लिक्विड जो उस पाइप में ऑलरेडी भरा हुआ था, उसको एकदम ऐसे अपने प्रेशर से एकदम पकड़ के रख लिया, और जब मैंने बाहर निकाला तब भी उस स्ट्रॉ के अंदर लिक्विड था, उस स्ट्रॉ के अंदर लिक्विड था। तो उसके अंदर लिक्विड रुका हुआ कैसे है, हमने तो उसको बाहर निकाल दिया ना, तो वो लिक्विड तो अभी तक गिर जाना चाहिए, तो उस स्ट्रॉ के अंदर वो लिक्विड अभी तक रुका कैसे है, किस प्रेशर की वजह से, एयर की प्रेशर की वजह से, क्योंकि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर था मैंने उसको भी यहाँ पे ऐसे बंद कर दिया, एयर जो था उसके अंदर मैंने इसको क्या कर दिया, बंद कर दिया, बंद करते हुए उसने अपना पूरा एकदम प्रेशर एक्सर्ट कर दिया, अपने आप को एकदम कंट्रोल करने से क्या कर दिया, प्रेशर एक्सर्ट कर दिया। और जैसे मैं वहां से अपनी फिंगर हटाऊंगी, वो सारे लिक्विड ऑटोमेटिकली नीचे गिर जाए, क्योंकि अब वहां पे जो प्रेशर था उसको मैंने रिलीज कर दिया, अब वहां पे कोई प्रेशर लग ही नहीं रहा, क्योंकि बेटा एयर एक जगह नहीं रुकती, जब तक आप उसको रोकोगे नहीं, एयर एक जगह नहीं रुकेगी। एयर क्या है, फ्लो करता रहता है, जस्ट लाइक लिक्विड, एयर भी क्या करता रहता है, फ्लो करता रहता है ना। ऐसे बैलून था, बैलून के अंदर अभी तो कोई एयर नहीं है, अब जैसे मुझे अगर उसमें एयर भरनी तो मैं क्या करूंगी, उसको एयर इसमें भर के उसको टाइटली पैक कर दूंगी, एयर यानी कि उसके अंदर स्टोर हो गई ना, अदरवाइज आप उसको स्टोर कर पाते नहीं। तो वही चीज यहाँ पे था कि जो एयर प्रेशर था उसने क्या करा, उस लिक्विड को होल्ड करके रखा हुआ था, उस लिक्विड को क्या कर रखा था, होल्ड करके रखा हुआ था। तो वहां पे एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सर्ट हो रहा था, जिसकी वजह से वो लिक्विड उसमें टिका हुआ था। समझ आया, क्लियर हुआ ना बेटा, ठीक है। अब जरा एक चीज क्या थी हमारे पास कि बेटा किस चीज को मेजर करने के लिए, एयर प्रेशर को, किस चीज को, एयर प्रेशर को, एयर प्रेशर को मेजर करने के लिए हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, बैरोमीटर। क्या होता है बेटा, ठीक है, कि एयर प्रेशर को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, बैरोमीटर, ठीक है। इस चीज को याद रखना जरा, और आई गेस आपका चैप्टर फिनिश हो गया, आई गेस के खत्म ही हो गया है, ठीक है। तो अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो पूछ लो, अदरवाइज क्लास यहीं पे एंड होती है। टिल दैट कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, ओके।